गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पेरेंट लाइव के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा की ये क्लासेस है और रोज़ाना वाली हमारी ये सीरीज है, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि हमने कहा था 2 संस्थान के बारे में हम देखेंगे। तो हमारा आज का पहला है यूनेस्को के बारे में देखना। तो यूनेस्को के मतलब आप जानते हैं कि विश्व धरोहर के लिस्ट में जिसको रखा जाता है वो आपका क्या हो गया, यूनेस्को। अब यूनेस्को का पहले आप अगर हेड क्वार्टर देखेंगे, अगर मैं इसके हेड क्वार्टर की बात करूं तो कहाँ है ये, तो याद रखेंगे आपको कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपको पेरिस इसका हेड क्वार्टर पड़ेगा। अच्छा, इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, इसका फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या है यूनेस्को का, तो आप सभी जल्दी से 2 सेकेंड का मैं टाइम दूंगी, इसके बाद मैं खुद ही लिख दूंगी कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है फटाफट से। तो याद रखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन। याद रखिए, यूनाइटेड नेशन क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर लगाएंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, क्या, तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म हो गया आपको, ये विश्व धरोहर की लिस्ट में जिसको रखा जाता है, जैसे अभी कलकत्ता के दुर्गा पूजा को रखा गया। ठीक, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखें। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया, तो 16 नवंबर 1945 को। याद रखें, अगर आपसे इसको एस्टैब्लिश का डेट पूछा जाए तो 16 नवंबर 1945 को क्या किया गया, तो इसकी स्थापना, यानी इसको स्थापना किया गया, इसकी स्थापना दिवस के रूप में, यानी इसको एस्टैब्लिश किया गया। तो ये आपका पहला संस्था हो गया। कोई दिक्कत, किसी तरीके का दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे पे हम लोग आते हैं, CSIR। इसका फुल फॉर्म क्या कहेंगे हम लोग, थोड़ा मैं साइड हट जाऊं, CSIR। ठीक, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल क्या हो जाएगा, काउंसिल। याद रखें, या ये हो जाएगा आपको काउंसिल, क्या हो जाएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक। याद रखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो याद रखिए, इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, CISR का फुल फॉर्म। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अभी जो आपके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा, इसके अगर आपसे हेड क्वार्टर के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि इसके अगर मैं हेड क्वार्टर की बात करूं तो न्यू दिल्ली, क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा, जहां आपका DRDO का हेड क्वार्टर पड़ा था। ठीक है, तो यहां तक शॉर्ट है, कोई दिक्कत, तो ये 2 आपका हो गया। ठीक, चलिए कल हमने आपको कहा था कि जनवरी का इंपॉर्टेंट दिवस हम देखेंगे, जैसे कि हम देखेंगे 4 जनवरी, 9 जनवरी। मैं पहले डेट लिख दूं, 4 जनवरी, 9 जनवरी, 9 जनवरी, 4 जनवरी, 9 जनवरी। इसके बाद मैं लिख दूं 11 जनवरी, 15 जनवरी। क्या हो जाएगा, 11 जनवरी, 15 जनवरी। ठीक है, 19 जनवरी। तो ये सारे जो हैं आपके इंपॉर्टेंट दिवस के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी हैं, टोटल और भी हैं। ठीक, तो 4 जनवरी को आप क्या मनाते हैं, तो आप जानते हैं लुई ब्रेल दिवस, साथ में कैंसर दिवस। तो याद रखिए कि लुई ब्रेल दिवस, और साथ में आप क्या मनाएंगे, तो कैंसर
कैंसर दिवस, क्या मनाएंगे, कैंसर दिवस। ठीक, इसके बाद आप 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस आप 9 जनवरी को मनाएंगे। अच्छा, 11 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, तो आप याद रखें, सॉरी 11 नहीं, आप यहाँ 12 लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर 12 जनवरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर 12 जनवरी लिखेंगे। और इस दिन हम क्या मनाएंगे, तो युवा दिवस, युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं, युवा दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं, तो गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, इसलिए हम मनाएंगे। अच्छा, 15 जनवरी को हम मनाएंगे 15 जनवरी को हम मनाएंगे थल सेना दिवस, क्या मनाएंगे, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। और 19 जनवरी को हम मनाएंगे एनडीआरए की स्थापना दिवस, किसकी मनाएंगे, तो एनडीआरएफ की स्थापना दिवस। ठीक, तो याद रख लीजिएगा एनडीआरएफ की स्थापना दिवस, की स्थापना, याद रखिए, की स्थापना दिवस। तो क्या यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत है, ये हमारा हो गया 19 जैन तक का। मैं एक बार को साइड हट जा रही हूँ, जल्दी देख लीजिए। फिर हम लोग लिखेंगे 25 जनवरी, 26 जनवरी, 29 जनवरी और हम लिखेंगे 30 जनवरी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, हम लिखते हैं अगला 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 29 जनवरी और हमारा 30 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, 25 जनवरी को हम मनाएंगे मतदाता दिवस, क्या मनाएंगे, तो हम मनाएंगे 25 जनवरी को क्या मनाएंगे, जल्दी बताइए, तो भारत का क्या मनाते हैं, फटाफट बताना है। तो भारत में जो है पर्यटन दिवस आप समझते हैं कि 25 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, तो पर्यटन दिवस, याद रखिएगा, पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। चलिए, मतदाता दिवस वो सारा जो है आपको पहले से पता है, तो वो हम नहीं देखेंगे। ठीक, ये हम 29 जनवरी को कुष्ठ दिवस आप समझते होंगे, क्या हो जाएगा, कुष्ठ दिवस। और 30 जनवरी को क्या हो जाएगा आपको, शहीद दिवस, शहीद दिवस। ठीक है, आप सर्वोदय दिवस के बारे में जानते होंगे, सर्वोदय दिवस, ये भी आपको 30 जनवरी को आप समझते होंगे। कुष्ठ निवारण दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, तो ये भी आपको कौन सा हो जाएगा, तो 30 जनवरी। तो यहाँ तक आपका 1 जनवरी का सारा दिवस कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक में तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुरू के 10 मिनट में हमने इतना पढ़ा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि रॉबर्ट क्लाइव भारत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। केवल एक, केवल दो, एक दो और ना तो एक ना ही दो सही है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है, इसमें से करेक्ट आंसर को आपको चिन्हित करना है। तो आप सभी को बखूबी पता है कि क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के नहीं, यहाँ पर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग, आप जानते हैं वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग थे जो आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर हम क्या जाएंगे, तो बी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि शब्द इंपीरियर आपको प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। शब्द इंपीरियर प्रेफरेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। मंगल पांडे की घटना हुई, हम सभी जानते हैं कि बैरकपुर छावनी में ये घटना हुई थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि एक ब्राउन बेस राइफल था, ब्राउन बेस
राइफल, राइफल और एक आपको क्या था तो एनफील्ड राइफल। कौन सा? एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। अब जो है ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना था और बदले में आप जानते हैं 29 मार्च 1857 का वो दिन था, 29 मार्च 1857 का वो दिन था। और इस दिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो है गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था और बदले में जो है हिंदू मुस्लिम की भावनाएं आहत होती और फिर इसकी वजह से क्या होता तो इसमें आप जानते हैं कि जब आप जानते हैं कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाएगा, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाएगा तो राइफल में दांत से घींचा जाता है, दांत से घींचा जाएगा तो हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और उस वजह से हमारी धार्मिक भावना आहत होती, जिसके कारण वहां पर इसलिए विवाद शुरू हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर इस बात को कहा गया। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आपको पता होना चाहिए क्या था, तो रोटी और कमल, याद रखिएगा क्या, तो रोटी और कमल जो है उसका प्रतीक चिन्ह था। तो ये पॉइंट याद रखिए। कुछ और क्वेश्चंस हैं, कहाँ से किन्होंने लड़ा, तो एक बेसिक सा वो क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि वो सभी को पता होगा। ठीक, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, किस पर किसने लिखा था? तो दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। आप जानते हैं नील विद्रोह के बारे में, कौन सा? नील विद्रोह। इसमें क्या था तो इसमें आपको जो है किस पे कहा गया, तो नील विद्रोह जब हुआ टाइम पीरियड आपको 1858 से 69 के बीच में था, जिसमें नील की खेती करने के लिए कहा गया था। आप जानते हैं कि नील की खेती, याद रखिएगा कि नील की खेती जो हुई थी उसी से रिलेटेड था और इसमें 1858 याद रख लीजिएगा कि नील विद्रोह 1858 से लेकर कब का टाइम पीरियड था, तो 59 का टाइम पीरियड था और इसी के बीच में ये हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो पेरिस की आपसे अगर पूछा जाए कि एशियाटिक सोसाइटी की किसको, तो आप याद रखिए माइकल मधुसूदन दत्त को इनको क्या किया गया, तो पेरिस की क्या किया गया, तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की क्या प्रदान की गई, तो सदस्यता इनको प्रदान की गई। किनको? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। बाकी आप राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं, इन्होंने सती प्रथा का खात्मा किया, सती प्रथा का इन्होंने खात्मा किया विलियम वेंटिंग के साथ मिलकर। दादा भाई नौरोजी के बारे में आप जानते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी देने वाले ये व्यक्ति रहे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर मैं बात करूं तो सभी जानते हैं कि लीटन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो लीटन के द्वारा इसको शुरू किया गया। और अगर आपसे खत्म पूछा जाए, खत्म यानी कि निरस्त, अगर आपसे निरस्त पूछा जाए तो आप याद रखिएगा रिपन के द्वारा निरस्त किया गया। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि रेलवे लाइन, अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे लाइन की शुरुआत, रेलवे लाइन की शुरुआत, तो याद रखिएगा कि डलहौजी के द्वारा। किनके द्वारा? तो डलहौजी जो थे इनके टाइम पे रेलवे लाइन लाया गया। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता हम बखूबी जानते हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 1828 में सती प्रथा खत्म किया। किसको? तो सती प्रथा किनके साथ मिलकर खत्म किया? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। विलियम वेंटिक उनका नाम है। क्या नाम है? तो विलियम वेंटिक। विलियम वेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा, याद रखिएगा कि सती प्रथा क्या था? तो महिलाओं को सती कर दिया जाता था, बेसिकली उनको जिंदा जला दिया जाता था उनके हस्बैंड के डेथ के बाद। ठीक है, तो उनका खात्मा किया इन्होंने।
महिलाओं के शिक्षा पर बहुत काम किया। इन्होंने महिलाओं के शिक्षा पर बहुत काम किया, महिलाओं के शिक्षा पर बहुत काम किया, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में इन्हें देखा गया। ठीक, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस के बर्खास्त किया गया। मतलब ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या किया गया, तो बर्खास्त किया गया। इनको क्या कर दिया गया, तो इनको याद रखिएगा कि बर्खास्त कर दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या किया गया, तो बर्खास्त कर दिया गया, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सत्येंद्र नाथ जो है टैगोर, अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, तो आप जानते हैं कि इनको बर्खास्त नहीं किया गया था। इनको इसीलिए त्रिपुरी संकट, अगर आप जानते होंगे त्रिपुरी संकट 1939 में, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, आप जानते हैं। आपसे पूछेगा प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन रहे, प्रथम आईसीएस अधिकारी, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि फर्स्ट आईसीएस अधिकारी कौन रहे, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा, तो WC बनर्जी रहे। ठीक है, आप जानते हैं कि 28 दिसंबर का वो दिन था, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हो गई उस टाइम जो है किनके द्वारा, तो एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम, और इधर से आप जाने 72 सदस्य थे, कितने, तो टोटल 72 सदस्य, और एओ ह्यूम की साथ में मिलकर क्या हो गई, तो कांग्रेस की स्थापना हो गई। और आप जानते हैं कि गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में ये जो है स्थापना होना कहाँ था, तो पूना में, वहां पर क्या था, तो हैजा फैल गया, जिसके कारण ये बंबई में हुआ था। तो पहले अध्यक्ष कौन बने, तो WC बनर्जी। ठीक है, पहले अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, मुझे बताइए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम अध्यक्ष, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होंगी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला, आपसे भारतीय भी पूछ सकता है, भारतीय महिला अध्यक्ष तो बताइएगा कौन होंगी, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। ठीक है, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे, आपको ये बताना है। ठीक, आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा समय तक कौन रहे, ये बताना है आपको। बिहार में पहली बार अध्यक्षता कब हुई, ये बताना है, और कितनी बार हुई ये बताना है। ठीक है, कितनी बार हुई ये बताना है, ये आप सभी को बताना है। प्रथम विदेशी अध्यक्ष आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, WC बनर्जी। अगर आप नहीं बताते हैं तो कल मैं डेफिनेटली बताऊंगी। ठीक है, हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की, तो 1925 में इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई, ये हम गवर्नर जनरल को देंगे। 1835 का जो हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम, ये भारत शासन अधिनियम जो है, संविधान जो हमारा बना, इसमें ज्यादा चीज यहीं से अडॉप्ट किया गया। आप ध्यान रखिए कि ज्यादा यानी अधिकतम चीजें आप कहेंगे, अधिकतम आप क्लॉजेस देखेंगे, अधिकतम तो यहीं से लिया गया है। कहां से, 1935 के। आप देखिएगा वर्मा को जो अलग किया गया यहीं से, संघीय न्यायालय की स्थापना आप देखेंगे यहीं से, केंद्रों में द्वैध शासन आप देखेंगे यहीं से, यहीं के बाद आप देखेंगे RBI की स्थापना की बात की गई। तो 1935 के एक्ट के बाद आप देखेंगे ये सारे चीजों को लिया गया। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर और किस अधिवेशन में रखी गई, तो फैजपुर अधिवेशन में रखी गई। अध्यक्षता किन्होंने की, तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की, तो इसको रिमाइंड रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन की किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो हम जानते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया। भारतीय संविधान में ये ऐसा एक संविधान संशोधन हुआ, पहला और आखिरी, जिसके तहत प्रस्तावना में आपको संशोधन किया गया और पहला और आखिरी ये संशोधन माना गया। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहेंगे। इसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटी भी आया और इसी के तहत लोकसभा का कार्यकाल आपको 1 वर्षों के लिए बढ़ा भी दिया गया, ठीक है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान है, कैसा? तो हम सभी जानते हैं कि यह जो है भारत का संविधान मान्यता प्राप्त है, कैसे? तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक, जिसकी बात आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में की गई है। बेसिकली इसकी बात हम कह सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट में की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारा कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा और बढ़ा सकता है? तो ये हम संसद के बारे में देखेंगे कि संसद जो है किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। इसका किसमें कहेगा? तो आपका संसद ही कर सकती है, ठीक है। चलिए, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। यह आपको 1955 के नागरिकता अधिनियम के द्वारा 3 तरह से नागरिकता खो सकते हैं और 5 तरह से नागरिकता को हम पा सकते हैं। तो इसी के बारे में इसके तहत आपको बताया गया है कि बेसिकली आप जो है 3 तरह से नागरिकता खो सकते हो और 5 तरह से नागरिकता पा सकते हो। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो हम जानते हैं कि वंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी 24 आवर के अंदर आपको कहा गया है कि 100 बॉडी यानी बॉडी के साथ प्रेजेंट करने की बात कही जाती है वंदी प्रत्यक्षीकरण में। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? भाई 51 के क में और भाग 4 के क में, भाग 4 के क में कहा गया है। और याद रखिए टोटल जो है आपको 11 है। और याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिए कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया और जब यह लाया गया उस वक्त कितना था? 10 था। और अभी कितना है? तो अभी 11 है। और एक आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आया है। और ये क्या है? तो शिक्षा का अधिकार है। क्या है? तो शिक्षा का अधिकार है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक शॉर्ट है, कुछ दिक्कत है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? मतलब भारत के राष्ट्रपति कौन नहीं रहे? हम सभी जानते हैं कि भारत में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम किनको देखते हैं? तो सी राजगोपालाचारी जी को हम देखते हैं। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे, ठीक है। चलिए, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास होगा? हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति कहाँ के? तो राज्यसभा में काम करते हैं। कहाँ पर? तो उपराष्ट्रपति कहाँ होंगे भाई? तो राज्यसभा में। ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। पदेन सभापति के रूप में काम करेंगे तो इनको वहीं के लोग हटा भी सकते हैं। राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। 80 में इसको अपर हाउस भी कहते हैं, इसको उच्च सदन भी कहते हैं, इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट आते हैं, बीएसएससी कार्यालय परिचारी आप सभी के लिए 299 में बात किया गया है। डेफिनेटली ले आप सभी के लिए है। ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास विथ जो है होमवर्क सीरीज डेफिनेटली जुड़ेंगे बच्चे। किसी तरीके का दिक्कत हो तो हमें जरूर बताएंगे और हम लोग इस पे काम करेंगे, ठीक है। बिहार दरोगा 299 में आप सभी को पता है एग्जामिनेशन डेट आ चुका है, तो अब देरी करके कोई भी फायदा नहीं है। बीएसएससी एग्जाम 99 में आप सभी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस के सारे सब्जेक्ट सेम बिहार दरोगा, सेम जीके जीएस के लिए 20,000 प्लस
क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आय में 20,000 क्वेश्चन है, ठीक है, इससे ज्यादा भी, और आप देखेंगे कि कोई भी बुक अगर आप लेने जाते हो तो उससे ज्यादा ही आपको पड़ जाता है, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? हम जानते हैं राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अब जैसे कृषि पालन, मत्स्य पालन आप देखेंगे तो ये आपको प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है, ये आपको किस में आ गए? तो प्राइमरी सेक्टर में आ गए, ठीक है। अब जैसे आप देखते हैं कि खनन देखें, विनिर्माण उद्योग देखें, तो ये आपको किस में आ गए? तो ये आपके दूसरे सेक्टर में आ गए। और तृतीय सेक्टर को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। तो ज्यादा योगदान आप देखते हैं ना कि इसी सेक्टर का हमारे इसमें भी आता है और ज्यादा योगदान भी रहता है, ठीक है। किस देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो मतलब हार्ड करेंसी किस देश की मुद्रा प्रायः होगी? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है विकसित देश जो हो जाएंगे उसकी मुद्रा क्या होगी? प्रॉपर जो है या प्रायः हार्ड करेंसी। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो भारत जो है अभ्रक सीट में प्रथम स्थान में आता है। अभ्रक मतलब माइका हो गया, अभ्रक मतलब क्या हो गया? जिसको आप माइका कहते हैं, तो माइका के उत्पादन में इसका प्रॉपर पहला स्थान है। अगर आप देखें तो ये जो अबीर वगैरह लगाते हो गुलाल, इसमें जो खुरदुरा पार्ट आप देखते हो उसको अभ्रक और माइका ही कहते हैं, तो उसमें इसका प्रथम स्थान देखा गया है। एनटीपीसी एक लोक क्षेत्र उद्यम जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो ये हम विद्युत में देखते हैं। किसमें? विद्युत। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर, आप देखते नेशनल थर्मल पावर और कॉर्पोरेशन देखते हैं, तो ये जो है आपको बेसिकली विद्युत क्षेत्र में इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं रहती है? तो महिलाएं हमारी वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक संख्या में देखी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर में होता है? तो लघु सिंचाई का 2000 हेक्टेयर में हो जाएगा भाई। कितने में? 2000 हेक्टेयर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस का अटारी जो है हमारी, ये क्या हो जाएगी? कहां तक चलती है? तो अटारी हमारी जो है लाहौर के बीच चलेगी। भारत समझौता एक्सप्रेस अटारी हमारी लाहौर के बीच चलेगी, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हमारा 28, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान। याद रखिएगा कि समझौता एक्सप्रेस कहां से कहां चलती है? अटारी जो चलती है, ये अटारी से लेकर लाहौर के बीच चलेगी, ठीक है। चलिए, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है किस क्षेत्र में? मतलब सर्वाधिक उनका योगदान जो है आप जानते हैं ना, आयकर विभाग, गुड टैक्स, सर्विस टैक्स इसमें होता है, तो बेसिकली जीएसटी में इनका योगदान होता है। दूसरी योजना में किसको प्राथमिकता दी गई है? तो भारी उद्योग को दी गई है। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में हम किसको ज्यादा योजना में देते हैं? तो हम उद्योग को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? शंकर लाल गुरु समिति जो है इनका बेसिकली संबंध किससे है बाबा? तो इसका संबंध हम कृषि विपणन से देखते हैं। किससे? तो कृषि विपणन से देखते हैं। क्या यहां तक समझ आए? कल फिर से 2 संस्थान साथ में फरवरी मंथ का दिवस, और कल से 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, कल फिर से हम लोग मिलते हैं।